नमस्कार दोस्तों, स्टडी आई क्यू देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद, जय भारत। खनानी ब्रदर्स, जिन्हें डॉन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता था, जिन्होंने आईएसआई, दाऊद इब्राहिम और जैश और लश्कर के साथ मिलकर भारत पर अब तक के सबसे बड़े आतंकी हमले कराए, आखिर कैसे नोटबंदी के महज 26 दिन बाद ही जावेद खनानी को रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाया जाता है। रहस्यमय परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई थी। कैसे उसके भाई अल्ताफ खनानी को यूएस ने एक कोवर्ट ऑपरेशन में पकड़ा और आखिर कैसे इन दोनों भाइयों को, इन दोनों जुड़वा भाइयों को ख़त्म किया गया। आपको डिटेल में ये सारी जानकारी आज मिलने वाली है। इस ऑपरेशन के बारे में भी आपको बताया जाएगा। और हाल ही में एक मूवी आई है धुरंधर, उसमें आपने इनका एक किरदार देखा होगा, एक कैरेक्टर देखा होगा, जो कि जावेद खनानी का रोल प्ले कर रहा है। तो आपको आज इस पूरे ऑपरेशन के बारे में बताएंगे कैसे पाकिस्तान के आईएसआई के इस फेक इंडियन करेंसी जो ये चलाते थे, प्रिंट करते थे, इस पूरे नेक्सस की, ग्लोबल नेक्सस की कमर तोड़ दी थी भारत ने। तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। तो साल 1961 में 2 मई के दिन पाकिस्तान के कराची में 2 जुड़वा भाइयों का जन्म हुआ। नाम रखा गया अल्ताफ और जावेद। एक मेमन परिवार जिसमें इनका जन्म हुआ। पिता थे अब्दुल सत्तार खनानी, एक बिजनेसमैन हुआ करते थे, स्ट्रीट डीलर हुआ करते थे। ओरिजिनली ये पूरा परिवार जो था वो भारत के गुजरात से आता था, लेकिन पार्टीशन के बाद में पाकिस्तान चला गया था, वहाँ पे जाके रहने लगा था। तो पूरी फैमिली जो थी वो बिजनेस में इन्वॉल्व थी। इसी दौरान में एक और परिवार था कराची में जो जिसका नाम था कालिया फैमिली। कालिया फैमिली के जो हेड थे हनीफ कालिया, उनके भी बेटे का इसी दौरान में जन्म हुआ था। नाम रखा गया मुनाफ कालिया। अब ये जो दोनों परिवार थे कराची में बढ़ना शुरू होते हैं, बिजनेस में ग्रो करना शुरू होते हैं। साल 1980s में, ये जो 80 का दशक आया, उस दौरान में इन दोनों ही परिवार के ये जो लड़के थे, जिनकी उम्र करीबन 22 से 25 साल के बीच में थी, यानी कि अल्ताफ और जावेद और साथ में मुनाफ कालिया, इन लोगों ने पार्टनरशिप की। ये अपने फैमिली बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं और 1983-84 में मिलकर इन दोनों परिवारों ने एक पार्टनरशिप फर्म बनाई जिसका नाम रखा गया खनानी एंड कालिया इंटरनेशनल, KKI। अब ये जो KKI थी, शुरू में दरअसल एक नॉर्मल मनी चेंजर की तरह पे शुरू किया गया था, काम कर रही थी, लेकिन अपने धीरे धीरे इस बिज़नेस को एक्सपैंड करती गई। एक्सपैंड भी इस तरह से किया कि ग्लोबली आप देखें तो पाकिस्तान से कोई भी पैसा, किसी को भी, चाहे वो लेबरर है, बिजनेसमैन है, किसी को भी अगर पाकिस्तान से अपना पैसा बाहर भिजवाना है, UAE में भिजवाना है, UK, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में भिजवाना है, तो ये KKI जो थी ये उसको पूरा प्रोसेस करती थी, फंक्शनिंग करती थी उसकी। ये सब अपना ग्लोबली नेक्सस जो था उसको फैलाते जा रहे थे। दुनिया भर में ये नेटवर्क इनका फैल गया। और ये जो नेटवर्क था ये इतना तेज़ था KKI का कि बताते हैं कि बैंक्स जो थे पाकिस्तान के, उनसे ज़्यादा ये जल्दी पैसा यहाँ से वहाँ भिजवा देते थे। दूसरी चीज़, कोई उसका रिकॉर्ड नहीं होता था। और पाकिस्तान के कई सारे ऐसे बड़े बड़े लोग इन पर बैंक से ज़्यादा ट्रस्ट करते थे। तो ये सारी चीज़ जावेद खनानी, अल्ताफ खनानी ने बना ली थी इस कंपनी के साथ में। अच्छा, KKI का जो ओवरऑल पाकिस्तान में, कराची में जो फेस थे, वो थे जावेद खनानी और मुनाफ कालिया। इनका जो ग्लोबल फेस था, जो एक और शख्स इनके साथ में, इनका एक भाई था अल्ताफ खनानी, वो पूरा बाहर रहकर, दुबई में ज़्यादातर रहता था, अलग अलग कंट्रीज़ में ट्रैवल करता रहता था। वो बाहर से पूरा इस नेटवर्क को ग्लोबली एक्सपेंड करता था। तो इस तरह से यहाँ से इन्होंने अपने इस बिज़नेस को बनाना शुरू किया। पाकिस्तान में जावेद और मुनाफ ने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस के साथ में कनेक्शन बनाने शुरू कर दिए। 1990s तक ये सामने आ गया था कि KKI का जो बिज़नेस है वो हर किसी की नज़र में आ चुका है। बड़े बड़े जितने लोग हैं जो अपना पैसा, अपनी काली कमाई को रोटेट करना चाहते हैं, वो इनका इस्तेमाल किया करते थे। और पाकिस्तान के फॉरेक्स मार्केट का 40% ये लोग इस समय तक कंट्रोल करने लगे थे, मिड ऑफ 1990s तक। लेकिन आपको ये बात बताई जाए कि ये सिर्फ एक लीगल मनी एक्सचेंज नहीं था, अंदर ही अंदर ये एक मैसिव मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन चला रहे थे। एक इतना बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन जिसमें कई सारे देश इन्वॉल्व थे। इनका नेटवर्क पूरी दुनिया में सबसे बड़ा नेटवर्क उस समय पर माना जाता था और पूरी तरह से हवाला के ऊपर डिपेंड था। एक ऐसा हवाला सिस्टम जहां पे दुबई का जो अल ज़रूनी एक्सचेंज है वो इनका एक बहुत बड़ा सपोर्टर हुआ करता था। उसके साथ में मिलकर ये पूरा पैसा रोटेट करते थे। और इस तरह का एक सिस्टम इन लोगों ने बनाया था कि मान लीजिए अगर किसी को कराची से दुबई पैसा भिजवाना है तो वो बॉर्डर क्रॉस करके तो जा नहीं सकता पैसा। तो इसकी वजह से कराची में जावेद के पास में, जो वहाँ पे जावेद खनानी था, उसके पास में वो पैसा कैश में भिजवाया जाता था। और बाहर बैठा हुआ जो उसका भाई है अल्ताफ खनानी, उसके जो लोग हैं वो पैसा उस पार्टी को दे देते थे। वहाँ पे जाके उसको कैश था उसको रिलीज़ करते थे। कोई बैंकिंग चैनल नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई टैक्स नहीं। इसकी वजह से यहाँ पे बताया जाता है कि जितने बड़े ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियन थे पाकिस्तान के नामी नेता, वो सारे के सारे KKI के रिसिप्ट्स को बैंक के चेक से ज़्यादा तवज्जो देते थे।
इन्हें केकेआई की रिसिप्ट पे ज़्यादा भरोसा था, ना कि किसी बैंक के ऊपर। तो मिड ऑफ 1990s तक ये हालत हो चुकी थी कि ये दोनों ही भाई, इस समय पर आपको पता है कि ओवरऑल दुनिया भर में क्या चल रहा था, और ख़ासकर पाकिस्तान और भारत के लिहाज से देखा जाए तो ये वो समय था जब दाऊद इब्राहिम दुबई भाग चुका था, दुबई में जाके सेटल हो गया था। 1993 में जो मुंबई ब्लास्ट हुए उसके बाद क्रैकडाउन करना शुरू किया दाऊद के गिरोह के ऊपर, छोटा राजन उससे अलग हुआ। तो यही वो साल था 1993 जब दाऊद इब्राहिम को आईएसआई सीधा कराची ले गई थी, पाकिस्तान ले गई थी, वहाँ पे सेफ शेल्टर उसको दिया था। ये वो समय था 1990s के मिड का जब दाऊद इब्राहिम की अब डी कंपनी की नज़र पड़ती है इन दोनों भाइयों पर, यानी कि जावेद और अल्ताफ़ खनानी के ऊपर। दरअसल डी कंपनी को अपने सारे इलीगल कामों के लिए, इलीगल धंधों के लिए, जिनमें नशा, एक्सटॉर्शन, आर्म स्मगलिंग, इन सब के लिए अपना पैसा जो था वो दुनिया भर में रोटेट करना था। बैंक्स के थ्रू ये सब चीज़ें हो नहीं सकती थी, सबूत छोड़े जा सकते थे, क्योंकि उसकी वजह से यहाँ पे एंट्री हुई थी अल्ताफ़ खनानी और जावेद खनानी की। इन दोनों भाइयों ने डी कंपनी के लिए खनानी एमएलओ लॉन्च किया, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको मनी लॉन्ड्रिंग ऑर्गेनाइजेशन थी वो। एक अलग से ऐसी कंपनी बनाई जाती है सीक्रेट डी कंपनी के लिए। डी कंपनी का पूरा पैसा ये लोग अब रोटेट करने लगे थे। दाऊद का सारा पैसा इनके पास आता था, उसे दुबई से कनाडा भेजा जाता था, कनाडा से कोलंबिया भेजा जाता था नशे के लिए, और उसके बाद वो वापस पैसा वहाँ से रोटेट होते हुए दुनिया भर से पाकिस्तान और भारत में भेजा जाता था। तो ये एक पूरा बड़ा नेटवर्क ये बना चुके थे। लेकिन ये लोग सिर्फ डी कंपनी तक सीमित नहीं थे। दाऊद हमेशा से, जो भारत के ऊपर 93 बॉम्ब ब्लास्ट के बाद ही लगातार आईएसआई के साथ मिलकर जितने अटैक करता हुआ आया है, जितनी चीज़ें एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ करता हुआ आया है, उन सब में कहीं ना कहीं खनानी ब्रदर्स का जो एक नेक्सस जो था, इनका मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम जो था, बिजनेस जो था, वो देखा जाता था। ये भी सामने आया कि सिर्फ डी कंपनी नहीं, इस दौरान खनानी ब्रदर्स के साथ में अलकायदा, जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा, ये सभी ज्वाइन हो चुके थे, ये सभी उसके क्लाइंट्स बन चुके थे। इनका भी पैसा वो लगातार पूरी दुनिया भर में रोटेट करता था। और चाहे भारत के ऊपर कोई भी अटैक हुआ हो इस बीच में, उन सब में एजेंसीज़ को हमेशा से शक होता था कि कहीं ना कहीं ये जो पैसा रोटेट हुआ, जिसके बाद में ये हथियार खरीदे गए, इस तरह से स्मगलिंग की गई, ये इनके पीछे कहीं ना कहीं वो नेटवर्क जो है वो खनानी ब्रदर्स का ही है। तो ये सब चीज़ें शुरू हो चुकी थी। खैर, साल 2000 के मिड में खनानी एमएलओ जो है, जो मनी लॉन्ड्रिंग ऑर्गेनाइजेशन था, इसे एक ट्रांसनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जाता है। एक तरह से बन चुकी थी पूरी तरह से, अभी तक घोषित नहीं किया गया था। एनुअली बताया जाता है 14 से 16 बिलियन डॉलर्स जो थे वो लॉन्डर करते थे ये लोग। मैक्सिको, चाइना, कोलंबिया, जितने भी कार्टेल थे यहाँ पे नशे के, उन सब से ये पैसा पूरा आता था। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट था वो भारत के ऊपर पड़ रहा था। किस तरह से? क्योंकि भारत में ये लोग स्मगलिंग में, आर्म स्मगलिंग में, नशे की स्मगलिंग में इन्वॉल्व थे। पूरा पैसा यहाँ पे रोटेट करते थे। और दूसरी चीज़, इस समय पर अल्ताफ़ खनानी और जावेद खनानी भारत के नकली नोट बनाने लगे थे। फेक इंडियन करेंसी नोट, FICN जो था वो यहाँ पे बनाने लगे थे। और NIA ने भी ये कंफर्म किया कि इन सब फेक नोट्स की स्मगलिंग के पीछे दाऊद इब्राहिम का पूरा नेटवर्क और अल्ताफ़ खनानी, जावेद खनानी का नेटवर्क काम कर रहा है। खनानी का जो हवाला नेटवर्क था, एक तरह से भारत के अगेंस्ट इकोनॉमिक वॉरफेयर का काम कर रहा था। किस तरह से? कि पहले ये लोग फेक इंडियन करेंसी नोट्स जो थे वो बनाते थे, छापते थे, नकली नोट छापते थे, भारत की इकोनॉमी में इन नकली नोटों को घुसाते थे, जिससे कि इन्फ्लेशन आए। और जब इन्फ्लेशन बढ़ता था, इसी दौरान में टेरर ग्रुप जो थे, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे, इनको ये इसी पैसे से फंड करते थे, हथियार देते थे, और फिर ये सारे आतंकी ग्रुप्स भारत के ऊपर हमले करते थे। तो ये सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड थी। खनानी एक तरह से इनके लिए मनी मूव करता था यहाँ से वहाँ। इनका ये पूरा नेटवर्क चल रहा था। इस समय पे इंटरनेशनल एजेंसीज़ की भी इन पे नज़र पड़ी, क्योंकि ये लोग US में भी कई सारे ऐसे जो नशे के कार्टल्स थे, सिनालोआ कार्टल इतना बड़ा जो मैक्सिको का कार्टल था नशे का, तो उसके साथ भी कनेक्टेड थे। US की जब नज़र पड़ी तो उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट्स में ये लिखा है साफ तौर पे कि खनानी सिर्फ दाऊद और अलकायदा नहीं, हिजबुल्ला और तालिबान के साथ भी लिंक था। उनके पैसे को भी रोटेट करता था, उनके फंड्स को ग्लोबल हवाला नेटवर्क से ट्रांसफ़र करता था। खैर, साल 2000 के जो आखिरी कुछ साल थे, उस दौरान बताया जाता है कि खनानी को, अल्ताफ़ खनानी को वर्ल्ड्स मोस्ट वांटेड मनी लॉन्ड्रर्स में काउंट करने लगी थी इंटरनेशनल एजेंसीज़। और यहाँ तक कि वो जो हेरोइन प्रोड्यूसर्स हैं अफ़गानिस्तान के, उनका भी पैसा मूव कर रहा था। अपने नेटवर्क के साथ में पूरी दुनिया भर में आतंक फैला रहे थे, नशा फैला रहे थे, ये दोनों भाई मिलकर। अच्छा, जब ये सब चीज़ें चल रही थी तो अब US की एजेंसीज़ की, US ट्रेजरी की भी नज़र पड़ी इन दोनों भाइयों पर। एक तो पाकिस्तान में था जावेद खनानी, लेकिन दूसरा बाहर रहता था, दुबई रहता था, बाकी कंट्रीज़ में ट्रैवल करता था, जिसका नाम था अल्ताफ़ खनानी। अल्ताफ़ खनानी ने इस बीच में अपने जो फैमिली के बाकी लोग थे,
जैसे उसका बेटा जो था जिसका नाम था उबैद, उसे भी अपने इस बिज़नेस में इन्वॉल्व किया। उसके भाई का, जावेद का जो बेटा था हुज़ैफ़ा, उसको इन्वॉल्व किया। और इन दोनों लड़कों ने, इन भाइयों के, क्या किया कि एक ने बिज़नेस एंटिटी बनाई, एक ने एक ट्रेडिंग एंटिटी बनाई, नाम था मज़ाका जनरल ट्रेडिंग LLC। और इनके एक फ्रंट फेस इन लीगल कंपनीज़ को रखने के बाद में उनके बैकएंड पे ये लोग छोटे स्तर पर पाकिस्तान के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग और ज़्यादा करते रहे। पूरी फैमिली थी एक तरह से इसी सब पूरे बिजनेस में इन्वॉल्व हो चुकी थी। US ट्रेजरी की नज़र पहले ही पड़ चुकी थी अल्ताफ़ खनानी के ऊपर। इस दौरान में इंडियन एजेंसीज़ लगातार, हमारी खुफिया एजेंसीज़ जो थी, वो इनपुट देती रहती थी US को भी, क्योंकि भारत के ऊपर ये जो खतरा था फेक इंडियन करेंसी नोट्स का, ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, क्योंकि खनानी ब्रदर्स का पूरा नेटवर्क नेपाल, बांग्लादेश और दुबई के ज़रिए भारत में लगातार नकली नोट स्मगल कर रहा था। अब साल 2008 आया। ये वो साल था जब ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस भी थी। पाकिस्तान के अंदर जो पावर ट्रांजिशन था वो भी हुआ, पॉलिटिकल पावर ट्रांजिशन हुआ। साथ ही साथ पाकिस्तान में भी इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुकी थी, क्योंकि ये देखा गया कि पाकिस्तानी जो पैसा, जो रुपी है, उसकी वैल्यू तेज़ी से गिर रही थी, डॉलर महंगा होता जा रहा था। और कहीं ना कहीं ये दोनों भाई अपने इस पूरे धंधे में, इस इलीगल धंधे के अंदर अपने खुद के देश को, यानी कि इनके देश पाकिस्तान को ही दगा देने लगे थे। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये शक हुआ कि कहीं ना कहीं जो डॉलर्स हैं वो इलीगल तरीके से बहुत ही भारी मात्रा में, बड़ी मात्रा में बाहर भेजे जा रहे हैं। और इसी के बाद नवंबर 2008 की बात बताई जाती है, जब पाकिस्तान की FIA ने KKI के ऊपर, यानी कि खनानी एंड कालिया इंटरनेशनल के ऊपर, इन दोनों की इस फर्म के ऊपर, इनके ऑफिसेज पे छापा मारा। एक रेड की जाती है बड़ी, और उस रेड के बाद में अल्ताफ़, जावेद और मुनाफ, इन तीनों को ही अरेस्ट कर दिया जाता है पाकिस्तान में। अब ये बहुत बड़े नाम थे उस समय पर। इस समय पर ये लोग 26/11 का हमला जो हुआ था भारत में, उसमें भी इनका नेटवर्क एक्सपोज हुआ था। भारत के अंदर हमला कराने में भी इनके नेटवर्क को यूज़ किया गया था। इसके बावजूद इनके जब देश के ऊपर बात आई तो तीनों को अरेस्ट कर लिया गया। गुजरावाला और कराची में जो इनके ऑफिसेस थे उन पर भी छापेमारी की गई, उनको बंद कर दिया गया। FIA ने क्लेम किया कि KKI ने बिलियंस ऑफ डॉलर कराची से, पाकिस्तान से इलीगली बाहर भेजे हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी पूरी पाकिस्तान की डूब गई। अपने देश को ही ये खोखला कर चुके थे। इस एक तरह से एक पैरेलल बैंकिंग सिस्टम जो था वो ये लोग अपने ही देश में चला रहे थे, और इसी की वजह से यहाँ पे KKI का पाकिस्तान ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया साल 2008 में। अब पाकिस्तान जो था पूरी तरह से इन पे क्रैकडाउन कर चुका था। इसको पाकिस्तान फॉरेक्स स्कैम के नाम से भी इस पूरे केस को जाना जाता है। जावेद, मुनाफ और अल्ताफ़ खनानी अब जेल में थे, लेकिन इनके नेटवर्क्स बाहर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। ये जेल में तो रहे, लेकिन जब कोर्ट केसेस शुरू हुए तो धीरे धीरे करके देखा गया कि जितने भी सबूत थे वो मिटते गए। साथ ही साथ जो भी लोग थे जो सामने गवाही देने आ सकते थे वो भी गायब होते गए। पाकिस्तान में ये गायब होने का एविडेंसेस का दौर लगातार चलता है, और मार्च 2011 में आके 3 साल के बाद ही महज इन दोनों डायरेक्टर्स को, खनानी ब्रदर्स को बरी किया जाता है, मुनाफ को बरी किया जाता है, जो बैंकर्स थे उनको भी छोड़ दिया जाता है, और यहाँ पे एक केस पूरी तरह से पाकिस्तान में दबा दिया गया। अंदर ही अंदर ये देखा गया कि अब तक KKI जो था वो पब्लिकली अब ऑपरेट नहीं कर रहा था, लेकिन अंदर ही ये जो अल्ताफ़ था, जो बाहर उसने पूरा अपना एक नेक्सस बना के रखा था, नेटवर्क बना के रखा था, वो वापस दुबई जाता है। वहाँ से ये जो खनानी MLO था, जो कि इन्होंने डी कंपनी के लिए बनाया था, इसको अब ग्लोबली और ज़्यादा एक्सपेंड करना शुरू करता है। पाकिस्तान से अब ये डॉलर्स को बाहर नहीं भेज रहे थे, लेकिन MLO जो था डी कंपनी के लिए, उसको अब ऑपरेट पूरी तरह से उसमें लग जाते हैं। लेकिन इस बीच में आपको हमने बताया कि US ट्रेजरी की नज़र, भारतीय एजेंसीज़ की नज़र इन दोनों भाइयों पर थी। क्या किया जाता है कि अमेरिका की DEA, ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उनकी, और 5 आई अलायंस जो कि वेस्टर्न स्पाई एजेंसीज़, इनकी नज़र पड़ती है अल्ताफ़ खनानी के ऊपर। वो उसको लगातार ट्रैक करना शुरू करते हैं, क्योंकि ये बाहर से एक बार फिर अपने नेटवर्क को एक्सपेंड कर रहा था। उन्होंने पाया कि अल्ताफ़ खनानी तालिबान को भी लगातार फंड कर रहा है, हिजबुल्लाह को फंड करता है, और अब इसे ख़त्म करना ज़रूरी है। तो US की DEA ने और ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने एक पूरा प्लान बनाया, एक कोवर्ट ऑपरेशन था ये। किस तरह से इसको बनाया गया था अल्ताफ़ को पकड़ने के लिए, कि उन्हें पता था कि देखिए पाकिस्तान में इसको पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो DEA एजेंट ने जो फेक ड्रग स्मगलर्स होते हैं उनका भेस बदला, कोवर्टली ड्रग स्मगलर्स बनके अल्ताफ़ के नेटवर्क में ब्रेक इन करते हैं, वहाँ पे जाके इससे बातचीत करते हैं, संबंध इस्टेब्लिश करते हैं, और उसके बाद ये कहा जाता है इन लोगों के द्वारा, DEA एजेंट्स के द्वारा, जो कि एक तरह से कोवर्टली ऑपरेट कर रहे थे, ये अल्ताफ़ से कहते हैं कि हमें अपने ड्रग के पैसे को क्लीन करना है, और ये बहुत ही बड़ी करोड़ों की, अरबों की मात्रा में हमारे पास पैसा है, उसे हमें क्लीन करना है, इसमें तुम्हें बहुत बड़ा कमीशन मिलेगा, तो इसकी वजह से तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। क्लीन करके वापस से पैसा दुनिया भर से रोटेट करके हमें भेजो। अल्ताफ़
मान जाता है। वो इतना कॉन्फिडेंट था कि रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो अंडरकवर एजेंट्स के साथ में, उसको नहीं पता था कि ये डीईए के एजेंट है, वो उनके साथ में इनक्रिप्टेड ब्लैकबेरी और स्काइप पर उस समय पर लगातार बातचीत करता था। कई बार जो स्काइप पर उसकी बातचीत थी उसको ट्रेस भी किया जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था वो। और इसके बाद ये जो ट्रैप था पूरी तरह से क्योंकि बिछा दिया गया था डीईए एजेंट्स के द्वारा, यूएस के द्वारा। एजेंट्स ने टेस्ट करने के लिए सिर्फ बताते हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो थे वो अल्ताफ़ के जो लोग थे दुबई में उनको दिए, कुछ लोगों को ऑस्ट्रेलिया में दिया और कनाडा में दिए। टेस्ट करने के लिए पैसा दिया जाता है और अल्ताफ़ के पूरे नेटवर्क को आप देखिए कि कुछ ही घंटों के अंदर इन सारे जो एजेंट के जो दुबई में उन्होंने अपने खाते खुलवाए थे उसमें वो पैसा पूरी दुनिया भर से घूमकर क्लीन होकर वापस पहुंच जाता है। अल्ताफ़ ने अपना कमीशन जो था वो उसमें से रख लिया था। जैसे ही ये सारा प्रोसेस अल्ताफ़ ने किया तो इस बार वो ये भूल चुका था कि ये सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड बन चुकी है, अब ये सबूत बन चुका है। अल्ताफ़ पूरी तरह से फंस चुका था। लेकिन इस बार यूएस के डीईए के एजेंट्स ने एक और ऑफ़र दिया, एक और लालच दिया अल्ताफ़ का भरोसा जीतने के बाद में उसे, कि इस बार एक बहुत बड़ी डील है, पिछली डील से भी बड़ी डील है, तुमसे इस बार हमें पर्सनली मिलना पड़ेगा। तो उसे मिलने के लिए एक मीटिंग लोकेशन पर बुलाया जाता है पनामा। पनामा आने के लिए अल्ताफ़ पूरी तरह से तैयार हुआ। जैसे ही अल्ताफ़ कनानी पनामा पे पहुंचता है, ये सितंबर 2015 की बात है, पनामा एयरपोर्ट पे यूएस अथॉरिटीज़ उसे गिरफ्तार कर लेती हैं। गिरफ्तार किया गया और एक न्यूज़ फ्लैश होती है टीवी चैनल्स पे, डॉन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अरेस्टेड, अब वो यूएस के कब्जे में है। ये सारी जब खबरें थी सामने आई, इसी को सीधा यहाँ से अल्ताफ़ को मियामी भेजा जाता है। मियामी के जेल में उसको रखा गया। भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात थी क्योंकि भारत के जो खुफिया तंत्र है उनका एक इसमें बड़ा योगदान रहा। सारी इन्फॉर्मेशन जो थी अल्ताफ़ से रिलेटेड, जावेद खनानी से रिलेटेड, वो सारी दी गई थी यूएस को। और इसी के साथ यहाँ पे अल्ताफ़ खनानी जो थी, जो इसकी ऑर्गेनाइजेशन थी, इसको फाइनली ट्रांसनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट किया जाता है, एमएलओ। ये जो खनानी एमएलओ था पूरी तरह से इसको बंद किया गया। उसके रिलेशनशिप जो थे टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में वो भी यहाँ पे इस्टेब्लिश हुए, उसके लिए उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए गए। और यहाँ से इस खनानी नेटवर्क की एक तरह से अंत जो था इसका वो अब शुरू हो चुका था। अब अमेरिका अपना काम कर चुका था, अब बारी भारत की थी। अगले ही साल नवंबर 2016, आप सभी को याद होगा 8 नवंबर 2016 को अचानक से रात के 8 बजे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत में 500 और 1000 के जो नोट थे उन्हें बंद कर दिया। डिमोनेटाइजेशन किया जाता है और ये जो डिमोनेटाइजेशन किया गया था ये प्रॉपरली सोच समझकर इस तरह से किया गया, इसका डायरेक्ट असर कराची पर जावेद खनानी के ऊपर हुआ, अल्ताफ़ खनानी के ऊपर हुआ। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताते हैं कि जावेद के गोडाउन में इस समय पर जब डिमोनेटाइजेशन भारत में किया गया है, अरबों के, बिलियंस के फेक इंडियन करेंसी नोट्स पड़े थे, जिसका ये पूरा का पूरा धंधा एक चलाते थे, भारत में नकली नोट भेजते थे। और ये पूरा का पूरा पैसा जो था वो एक रात में रद्दी बन चुका था। ये पैसा अब किसी भी मतलब का, किसी भी काम का नहीं था। और ये बताया जाता है ये सारा का सारा पैसा डी कंपनी का था, दाऊद इब्राहिम के द्वारा भेजा गया था, दूसरे क्रिमिनल नेक्सस के द्वारा भेजा गया था। एडवांस में ये पैसा जावेद खनानी ने इन लोगों से पाकिस्तान में लिया था, इन्हें एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, मूव करने के लिए पूरे ग्लोबली। ये पूरा पैसा ख़त्म हो जाता है, ख़राब हो जाता है। अब इस समय पर बताया जाता है कि जावेद खनानी का डाउनफॉल शुरू हुआ, उसका अंत शुरू हुआ। टेक्निकली वो बैंकरप्ट हो गया था। एक फैसला भारत का, डिमोनेटाइजेशन, ये बैंकरप्ट यहाँ से होता है। अंडरवर्ल्ड का जो पूरा प्रेशर था वो जावेद खनानी के ऊपर आया। अल्ताफ़ खनानी पहले से ही जेल में था, लेकिन जावेद जो उसका भाई, ये जो पाकिस्तान में था, इसके ऊपर एक और डबल प्रेशर तब आया कि 1 साल पहले जो उसका भाई पकड़ा गया था उसने अब चीज़ें बतानी शुरू की, कन्फेशन शुरू किए अपने इंटेरोगेशन के दौरान में यूएस को। सबसे बड़ा प्रेशर उसके ऊपर था कि जब इसका भाई कन्फेस करेगा, वहाँ पे कई सारी चीज़ें बताएगा कि किसका किसका पैसा था, कौन कौन से बड़े बड़े लोग पाकिस्तान के इसमें इन्वॉल्व थे, अंडरवर्ल्ड का, डी कंपनी का क्या पूरा इसमें नेटवर्क चलता है, कैसे वो लोग काम को ऑपरेट करते हैं, फेक इंडियन करेंसी नोट्स कैसे भारत में भेजे जाते हैं। यहाँ पे ये एक रेड अलर्ट था डी कंपनी के लिए, खासकर पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े लोगों के लिए। इस वजह से जावेद खनानी एक लाइबिलिटी उनके लिए बन चुका था। यहाँ पे यूएस की जो एजेंसीज थी उन्होंने जावेद तक पहुंचने का अपना प्लान बनाना शुरू किया अल्ताफ़ के थ्रू, क्योंकि अल्ताफ़ सारी चीज़ें बता चुका था। जावेद के ऊपर लगातार ये प्रेशर बिल्डअप हो रहा था, वो डिप्रेशन में जाता जा रहा था। पाकिस्तान का स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर नेटवर्क जो है वो पूरी तरह से एक्सपोज यहाँ पे हो सकता था। और इसी के बाद महज 26 दिन बीते, 26 दिन के बाद एक तारीख आई, 4 दिसंबर 2016। ये वो तारीख थी जब जावेद खनानी पाकिस्तान में कराची के अंदर मोहम्मद अली सोसाइटी में जाता है। ये सोसाइटी वही बना रहा था और इस सोसाइटी में अपने ड्राइवर के साथ जब वो पहुंचा है तो उसकी एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी यहाँ कराची में, जिसका नाम था साइमा टावर। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी, 8वां माला ही बना था। वो टॉप फ्लोर पर जाता है, इस बिल्डिंग के 8वें फ्लोर पर गया
और इस तरह की बातें बताई जाती हैं वहाँ के वर्कर्स के द्वारा कि वहाँ पे जब वो पहुँचा तो बहुत ही परेशान हालत में दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी से मिलने के लिए यहाँ पे आया या कोई उससे मिलने आने वाला है। ये सारी चीज़ें राज रह गई हैं, क्यों ये आपको पता चलेगा। तो इस तरह की बातें कहते हैं कि वो बहुत ही परेशान लग रहा था, कोई उससे शायद मिलने आने वाला था, उसकी एक मीटिंग थी एक खुफिया मीटिंग के लिए वो यहाँ पे आया होगा। लेकिन इसके बाद अचानक से एक ज़ोरदार आवाज़ आती है जब जावेद खनानी अपने उस 8वें माले पर था साइमा टावर्स के, एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के। एक बहुत ज़ोरदार आवाज़ आई, पता चला कि नीचे जावेद खनानी का जो शरीर है वो पड़ा हुआ है, वो कूद चुका था वहाँ से या फिर उसको धक्का दिया गया था, ये एक राज रह गया है। खैर, जावेद खनानी की यहाँ पे मौत होती है रहस्यमयी परिस्थितियों में। भारत की मीडिया में पाकिस्तानी सोर्सेज जो हैं उन सभी के द्वारा ये बताया गया, ये कहा गया कि डिमोनेटाइजेशन जो था, नोटबंदी जो थी, वो एक बहुत बड़ी वजह थी। जावेद का, खनानी ब्रदर्स का पूरा जो फेक करेंसी का, इंडियन फेक करेंसी का नेटवर्क जो था वो पूरा ख़त्म हो चुका था। डी कंपनी का, दाऊद का पूरा पैसा उसके ऊपर था। डी कंपनी उसे ख़त्म करना चाहती थी, पाकिस्तान के कई बड़े बड़े लोग ख़त्म करना चाहते थे। और बड़ी बात यह है कि जावेद खनानी के गिरने के बाद अचानक पुलिस वहाँ पे पहुँचती है, बॉडी को ले जाती है। बॉडी का पोस्टमार्टम भी नहीं कराया जाता, ना ही पोस्टमार्टम कराया गया। और शक तब हुआ कि जब फैमिली जो आई खनानी की, उन्होंने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। बिना किसी आपत्ति के ये जो केस था पूरा, अगले ही दिन इसको एक तरह से आत्महत्या डिक्लेयर करके बंद कर दिया जाता है। इतने बड़े हाई प्रोफाइल डेथ में, इस तरह के केस में बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के उसको बंद करना एक साफ इशारा देता है कि ऊपर से आदेश आ चुका था इस तरह का करने का। आपने मूवी के अंदर भी, अगर आपने धुरंधर मूवी देखी तो उसमें एक बड़े साहब का नाम है, एक बड़े साहब का जिक्र बार बार खनानी खुद करता है, जावेद खनानी। तो कहीं ना कहीं अब आप ये तार जोड़ सकते हैं कि ये किस बड़े साहब की बात हो रही है। डी कंपनी का, दाऊद इब्राहिम का पूरा पैसा उसके पास में था। खैर, अगले पार्ट में वो तो मूवी का पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या था कि जावेद खनानी की मौत के बाद, ये हम आपको एक्चुअल रियलिटी बता रहे हैं, खनानी एम्पायर पाकिस्तान में पूरी तरह से ख़त्म हुआ। उसका जो भाई था उसे यूएस ने पकड़ा, जो कि दिमाग था एक तरह से इस पूरे खनानी नेटवर्क का, वही उसका मास्टरमाइंड था। भारत ने यहाँ पे डिमोनेटाइजेशन किया और डिमोनेटाइजेशन से, नोटबंदी से खनानी के पूरे नेटवर्क की, फेक इंडियन करेंसी नोट्स के, इसके नेक्सस की कमर तोड़ी। और यहीं से एक तरह से डी कंपनी ने एक काम ये किया कि अपना जो सबूत था उसको मिटा दिया, जावेद खनानी को ख़त्म करके। साल 2016 और 17 की जो रिपोर्ट थी वो ये बताती हैं कि ये जो डिमोनेटाइजेशन हुआ उसने पाकिस्तान के अंदर चल रहे इस भारत के फेक इंडियन करेंसी नोट्स की जो प्रिंटिंग थी उसकी कमर इस तरह से तोड़ी थी कि इस समय पर जब जावेद खनानी को ख़त्म किया गया है, डिमोनेटाइजेशन किया गया भारत में, 300% तक इंक्रीज़ करने वाले थे ये लोग भारत के नकली नोट को प्रिंट करने का अपना काम। 300% तक आप अगर सोचिए इंक्रीज़ हो जाता तो किस तरह की इकोनॉमिक क्राइसिस एक जो थी वो बन सकती थी भारत के अंदर। कितने बड़े पैमाने पर FICN को स्मगलिंग ये लोग कर सकते थे यहाँ पे। तो खैर, नोटबंदी हुई, ये सारी चीज़ें ख़त्म हुई, जावेद खनानी ख़त्म हुआ। अल्ताफ़ को पहले ही यूएस ने गिरफ्तार कर लिया था। इनके सारे फंडिंग चैनल्स जो थे वो चोक हो गए। और इसकी वजह से सबसे अच्छी चीज़ क्या हुई कि भारत के अंदर वायलेंस और टेरर एक्टिविटीज़ जो थी वो ख़त्म हुई, उनको बंद किया गया। खैर, अगले ही साल 2017 अप्रैल के महीने में अल्ताफ़ खनानी, जो कि यूएस की कस्टडी में था, उसको 68 मंथ की प्रिजन और $2.5 लाख का फ़ाइन उसके ऊपर लगाया जाता है, उसको सेंटेंस मिलती है। यूएस ट्रेजरी ने उसकी पूरी फैमिली को ब्लैकलिस्ट कर दिया क्योंकि उसका बेटा और उसके भाई का, यानी कि जावेद खनानी का बेटा भी इन सब में इन्वॉल्व था। तो पूरे खनानी MLO को ऑफिशियली बैन किया जाता है, ख़त्म किया जाता है, ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। खनानी और कालिया, ये जो पूरा कंपनी थी KKI, ये हमेशा के लिए साफ़ होती है। और जो इसमें एक कैरेक्टर जो मिस हो रहा है हमेशा से, मुनाफ कालिया, आप ये देखिए कि मुनाफ कालिया इस समय पर भी है पाकिस्तान में, कराची में ही है, लेकिन बिल्कुल अपना साइलेंट एक जीवन जो है वो जी रहा है। कभी भी किसी बिजनेस सर्कल में भी उसको देखा नहीं जाता है। 2020 में जो जुलाई का महीना आया तो अल्ताफ़ खनानी को एक रिलीज़ दिया गया यूएस से। 3 साल करीबन उसकी यहाँ पे अभी तक सज़ा हुई थी। इसके बाद वो रिलीज़ हुआ, लेकिन अभी भी उसके जो वेयर अबाउट्स हैं वो अननोन है। वो पाकिस्तान में नहीं है, वो किसी दूसरे देश में रहता है, शायद दुबई या किसी मिडिल ईस्टर्न कंट्री में, लेकिन अभी भी उसके वेयर अबाउट्स किसी को नहीं पता। भारत के इस ऑपरेशन नोटबंदी ने एक तरह से कमर तोड़ के रख दी थी पाकिस्तान के इस इतने बड़े ISI के, इस इतने बड़े स्कैम की, फेक इंडियन करेंसी नोट्स की, टेरर मॉड्यूल की। तो ये आज एपिसोड आपको बताना बहुत ज़रूरी था। हाल ही में मूवी अगर जो धुरंधर आई है उसमें बहुत ही एक मेन किरदार है एक तरह से कैरेक्टर ये खनानी ब्रदर्स का, क्योंकि वही है जो हर चीज़ में, चाहे कोई टेरर एक्टिविटी हो रही है, कोई ऑपरेशन पाकिस्तान कर रहा है भारत के विरोध में, उन सब में कहीं ना कहीं इसको एक सेंटर में देखा जाता है। इस तरह से इसकी एक रियल लाइफ एक कहानी थी
कैसे उसे ख़त्म किया गया, कैसे नोटबंदी की गई, ये सब कुछ आज आपको बता दिया है। कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। आपकी जो भी राय है वो ज़रूर दीजिएगा। अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।